ये बेटा द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है ना? द्विक लवण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डबल साल्ट। ये डबल साल्ट है ना, द्विक लवण। और ये होता क्या है, द्विक लवण या डबल साल्ट होता क्या है? यदि हम इसमें देखेंगे तो द्विक लवण या डबल साल्ट क्या होते हैं कि जब हमारे पास क्या होंगे, समान जो ऋणायन युक्त दो साधारण लवण होंगे। यानी कि वैसे हम ये कह सकते हैं कि दो साधारण जो लवण हैं, है ना, जो हमारे पास क्या है, इसको कह सकते हैं कॉमन साल्ट है। जब वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल करके आपस में जो है मिल करके शुष्क होने या वाष्पित करते हैं, तो द्विक लवण हमें प्राप्त हो जाते हैं, है ना। इसको डेफिनेशन के रूप में यदि हम लिखेंगे तो इस टाइप से लिखा जा सकता है कि जब समान ऋणायन युक्त दो साधारण, माना क्या है हमारे पास, दो साधारण लवणों को आपस में मिश्रित कर शुष्क होने तक, जब तक वो शुष्क न हो जाए, होने तक, ठीक है ना, वाष्पित करते हैं। क्या करते हैं इसको? वाष्पित। करते हैं। तो यदि हम क्या करेंगे, जब हम समान ऋणायन युक्त दो साधारण लवणों को क्या करते हैं, आपस में मिश्रित कर उसको वाष्पित होने तक, देखो शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं। जब तक वो शुष्क न हो जाए तब तक हम क्या करते हैं, उसको वाष्पित करते हैं। तो उसे कहते हैं द्विक लवण। जो प्राप्त होगा तो द्विक लवण प्राप्त होते हैं, या तो प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है। द्विक लवण कहलाता है। जो हमें प्राप्त होगा लवण, वो क्या कहलाएगा? द्विक लवण कहलाएगा। ठीक है, तो ये है डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या हो गया, ये हमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, दो। अब इनके उदाहरण यदि हम देखेंगे, है ना, यदि हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एक होता है मोर लवण, मोर साल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है बेटा, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट। इसको हिंदी में कहते हैं मोर लवण। क्या बोलते हैं? मोर लवण। ये डबल साल्ट है। डबल साल्ट का मतलब क्या हो गया? द्विक लवण, है ना। और यहाँ पर क्या होंगे, दो लवणों से मिलकर के बनता है ना, दो साधारण लवणों से, और वो भी कैसे वाले, जो ऋणायन युक्त होते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे तो FeSO4, ये हम बनाएंगे बेटा लैब में, है ना, FeSO4। और यहाँ पर होगा, ये हमने पिछली बार बनाया था NH4 का 4 ट्वाइस, और SO4, और 6 क्या होंगे इसमें, H2O। ये है उसका मोर साल्ट का फॉर्मूला, है ना। और एक किन से मिलकर के बनता है, ठीक है ना, ये बनता है
ये जो बनेगा ये बनेगा फेरस सल्फेट। ये देखो FeSO4, एक तो इससे, और दूसरा यदि हम इसको क्या करेंगे NH4 की होल ट्वाइस और SO4, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट को जब हम मिलाते हैं इनका 1:3 होता है ना, एक का 1 रेशियो होगा, एक 3 रेशियो होगा। जब आपस में मिलाते हैं इसमें थोड़ा सा हम क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और कुछ देर तक गर्म करते हैं। उबालने के बाद इसमें जो लास्ट में जब वाष्पित करते हैं तो नीचे क्या बचता है, इसमें एक क्रिस्टल बचेंगे और वही क्रिस्टल क्या होंगे, मोर साल्ट होंगे। तो मोर साल्ट को हम बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं, ठीक है। तो इस बार इसको बनाएंगे। दूसरा है बेटा इसमें देखो, यदि हम दूसरे को देखें, दूसरा वाला क्या है इसमें, ये है क्रोम एलम। क्या है, क्रोम एलम। क्रोम एलम क्या होता है, यदि हम क्रोम एलम को देखेंगे तो क्रोम एलम क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है K2SO4, K2SO4 और डॉट है फिर क्रोमियम सल्फेट है Cr2SO4 और इसकी होल थ्राइस, और इसमें क्या होगा 24 मॉलिक्यूल H2O। लेकिन जो किस से मिलकर के बनता है, ये वाला जो साल्ट होगा है ना, इसमें 2 साल्ट बनेंगे जो क्रोम एलम होगा, यहाँ पर देखो K2SO4 और क्रोमियम सल्फेट से बनेंगे, है ना। इसी प्रकार से अन्य भी है, फेरिक एलम अलग अलग है, फेरिक एलम। ये सारे के सारे क्या है बेटा, डबल साल्ट है। ये आपका प्रैक्टिकल में है, जो पहले वाला साल्ट है ये प्रैक्टिकल में भी फेरिक एलम है ना, इसको बोलते हैं कि फेरिक एलम, ठीक है, फेरिक एलम। तो फेरिक एलम का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा NH4 और इसमें होगा होल ट्वाइस SO4 और Fe2SO4 की होल थ्राइस और 24 H2। इसी साल्ट के द्विक लवण के एक है पोटास फिटकरी, है ना, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं। घरों में आप लोगों ने देखा होगा फिटकरी का प्रयोग भी किया जाता है, फिटकरी लाई जाती है काफी बड़ा। तो फिटकरी का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी डबल साल्ट है बेटा। पहले इसको फिटकरी के रूप में, फॉर्मूले के रूप में याद किया जाता था कि फॉर्मूला क्या होगा फिटकरी का। तो पोटास फिटकरी जो है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है K2SO4, ये डबल साल्ट है, और Al2SO4 की होल थ्राइस, और इसमें क्या होगा 24 H2, ठीक है ना, इस प्रकार से। और लास्ट यदि इसमें देखेंगे तो ये है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट है कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट को यदि हम देखेंगे, कार्नेलाइट, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला होगा KCl डॉट MgCl2 और 6 मॉलिक्यूल H2। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, डबल साल्ट हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं, ठीक है। तो ये द्विक लवण होते हैं। अब इनमें देखो बेटा, ये द्विक लवण तो ये है, लेकिन द्विक लवण या उपसहसर्जी यौगिक है ना, इनको हम उपसहसर्जी यौगिक कह सकते हैं। ये उपसहसर्जी यौगिकों के अंतर्गत भी आते हैं। तो यदि हम देखेंगे, जैसे हमने क्या किया, एक विकोन में हम जैसे पोटेशियम साइनाइड लेते हैं और साथ साथ में फेरस साइनाइड लेते हैं और इसको वाष्पीकृत करते हैं, तो हमें क्या हो जाते हैं, संकुल यौगिक या उपसहसर्जी यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, अब उपसहसर्जी यौगिक हो गया, दूसरा
दूसरा जो टॉपिक है बेटा वो है संकुल यौगिक। कौन से यौगिक? संकुल यौगिक, या हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम जनरली कहते हैं उपसह संयोजक। उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक। यदि हम पहले वाले को देखेंगे तो ये क्या है, द्विक्लवण था, अब था संकुल यौगिक या उपसह संयोजक। और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड्स है ना, एन है बेटा, एन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है? यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखेंगे तो ये कैसे प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक बीकर में पोटेशियम साइनाइड लिया, KCN लिया, ये वैसे बता रहा हूं मैं कैसे कैसे बनते होंगे, और प्लस मान लीजिए ये एक्वस फॉर्म में है ना, जलीय है। फिर हमने क्या किया, फेरस साइनाइड लिया। फेरस साइनाइड होता बेटा Fe और Cn के 4 ट्वाइस, और इसको भी हमने क्या किया, एक्वस फॉर्म में लिया, जलीय जल के रूप में लिया। इन दोनों की जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है वो बनता है K4, और बड़ा वाला ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, और FeCN की होल 6। यहाँ पर ये देखेंगे तो Fe और Cn की होल 6 हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास यौगिक मिला, ये कौन सा यौगिक है? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाए तो इसमें देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होते हैं, ये इधर की तरफ तो धनायन होते हैं, और ये बीच में क्या होंगे, ये ऋणायन हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कभी कभी ये धनायन भी होते हैं, ये पॉजिटिव आयन भी होते हैं, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये तो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और द्विक्लवण में क्या अंतर रहा होगा इन दोनों में। ये देखो, जो द्विक्लवण होंगे ये तो दो साधारण लवणों से बंध करते हैं, सममोलर भी हो सकते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर देखोगे जो उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण क्या है, दो साधारण लवणों से क्या होता है, सममोलर बनते हैं के अनुपात में हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। इसको थोड़ी सी इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा, जैसे हमारे पास एक तरफ हमने डबल साल्ट लिया, डबल साल्ट, इसको हम बोलते हैं द्विक्लवण, और एक तरफ मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ रहे होंगे, उपसहसंयोजक। यदि हमें देखें तो यहाँ पर क्या है, इनका जो निर्माण होता है द्विक्लवण डबल साल्ट का, ये कैसे होते हैं, दो हमारे पास क्या होंगे, दो साधारण लवण होंगे, दो हमारे पास क्या है, साधारण लवण है, ठीक है ना, कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना। साधारण लवणों के सममोलर अनुपात, कैसे, सममोलर अनुपात, ठीक है ना, इन सममोलर अनुपात में लेंगे, मिश्रित होने से हमारे पास डबल साल्ट बनते हैं। जबकि यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इनका जो निर्माण होगा किनका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना,
दो, यहाँ पर भी दो क्या होंगे, साधारण लवण होंगे, दो साधारण लवणों के, देखो यहां पर यह है कि ये तो है सममोलर अनुपात होगा, लेकिन यहाँ सममोलर अनुपात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात हो सकता है या नहीं, सममोलर हो भी सकता है या नहीं भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको पहला डिफरेंसेस में देख सकते हैं। इनका जो अस्तित्व होता है बेटा, ये जो पाए जाते हैं ये सिर्फ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जो हमारे पास डबल ये होंगे ये सिर्फ क्या होंगे, ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे होंगे, सिर्फ ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में होते हैं। जो हमारे पास डबल साल्ट होते हैं कैसे अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। और ये क्या होते हैं, ठोस और विलयन दोनों अवस्था में, ठोस भी हो सकते हैं या विलयन में, दोनों में प्राप्त हो सकते हैं। देखो तो ये अंतर है इनमें कि जो डबल साल्ट है, द्विक लवण है, वो किस प्रकार से है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस टाइप से हमें प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अन्य भी कंपाउंड्स है, अन्य चीजें भी है बेटा इसमें। यदि हम डबल साल्ट को देखेंगे तो डबल साल्ट क्या होता है, यदि इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो जलीय विलयन होगा, ठीक है ना, इनके जलीय विलयन क्या हो सकते हैं, यदि इसका जलीय विलयन बनाते हैं, किसका, तीसरा नंबर है इसमें लिख लेते हैं, दूसरा नंबर इसमें पहला नंबर। यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जलीय विलयन जो है 3 आयनों में टूट जाता है, जलीय विलयनों में में 3 प्रकार के आयनों में टूटते हैं, 3 प्रकार के आयनों में टूटते हैं। में टूटते हैं, दो धनायन होंगे, इसमें क्या होंगे, दो तो धनायन होंगे और एक ऋणायन, यहां पर इस प्रकार से होगा। लेकिन यदि हम इसको देखें, किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यदि हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर दो, ये भी 2 आयनों में होगा, है ना, 2 आयनों में टूटता है, 2 आयनों में टूटता है। और इसके आयन कौन कौन से होंगे, यदि हम इसमें देखेंगे, एक तो होगा जटिल आयन, कैसा आयन होगा, जटिल आयन, और दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा होगा एक साधारण आयन। साधारण आयन। इस प्रकार से क्या होंगे बेटा, ये डबल साल्ट और इसमें हम अंतर भी जान सकते हैं कि कैसे किस प्रकार से हो सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हमें, अब देखो डबल साल्ट का यदि हम देखें, डबल साल्ट के जो एग्जाम्पल हैं, डबल साल्ट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे माना हमने कहा ये, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल देखेंगे तो Ag, और हमने कहा NH3, AgNH3 की होल ट्वाइस, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पर हमने Cl लिख दिया। तो देखो ये क्या होगा, एक तो जटिल आयन, ये वाला जटिल आयन होगा, और एक इसमें टूटेगा। ये अलग अलग नहीं होते, इसके अंदर Ag और NH3 अलग अलग नहीं हो सकते बेटा, ये ऐसे नहीं टूटेंगे, लेकिन इसमें पूरे आयन टूट जाते हैं।
अपने उसमें आ जाते हैं, है ना, मूल आयनों में। या हम इसका और एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए हमने K2 और यहाँ पे लिया प्लेटिनम Pt और F6। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अंदर वाला नहीं टूटेगा लेकिन ये बाहर आयन के रूप में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो जाते हैं। इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इनके आयनों को रूप में देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। इनको हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित कुछ क्या थे, कुछ शब्दावलियां हैं। ये दो शब्द तो पहले मेन इंपॉर्टेंट था। एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम उपसहसंयोजक पढ़ रहे थे, और दूसरा हम पढ़ रहे थे द्विक्लवण। ये दोनों शब्द हमने पढ़ लिए। और इसके बाद देखो बेटा कौन कौन से, यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो है जो शब्द आता है वो आता है समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, इसको हिंदी में कई शब्दों से उपसंयोजन सत्ता भी कहते हैं, समन्वय सत्ता भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको कोऑर्डिनेशन इंटिटी, ठीक है ना, इंटिटी ENTITY इंटिटी, है ना, कोऑर्डिनेशन इंटिटी। ये हो गया। अब ये होता क्या है, यदि हम इसको कोऑर्डिनेशन इंटिटी या देखेंगे, माना हमारे पास क्या है, कोई धातु परमाणु है या धातु आयन है ना, और एक निश्चित संख्या से आवंटित जो आयन होता है अणु से क्या होता है, उपसंयोजन सत्ता का निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसमें देखेंगे तो जब हमारे पास क्या होंगे, जब यौगिक में, मानो कोई यौगिक हमारे पास है, जब यौगिक में जो उपस्थित होंगे बेटा, उपस्थित क्या हो सकते हैं, धातु परमाणु होगा, या धातु आयन, ये धातु परमाणु या धातु आयन में या से एक निश्चित संख्या, कैसी संख्या, निश्चित संख्या में आवंटित आयन या अणु मिलकर, ठीक है, मिलकर क्या होगा बेटा, इसमें एक क्या बनाएगा, एक उपसंयोजन सत्ता का निर्माण करता है, एक उपसंयोजन सत्ता का निर्माण करता है। सत्ता का मतलब वही हो गया, एंटिटी हमारे पास हो गई, सत्ता डबलता है, सत्ता का निर्माण करता है। तो उसको क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे समन्वय मंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल। ये बेटा समन्वय मंडल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, समन्वय मंडल, इसे हम समन्वय मंडल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो क्या हो सकता है, देखो एक हमारे पास क्या था, ये था धातु परमाणु, ये क्या है बेटा, इसमें धातु परमाणु, ठीक है। और इस धातु परमाणु से जुड़ने वाले कौन से तत्व हो सकते हैं, जैसे माना हमने Cl3 ले लिया, देखो एक Cl3 हो गया, है ना, COCl3, और इससे जुड़ने वाले देखो
ये कह रहा है जब यौगिक में उपस्थित धातु परमाणु या धातु आयन, है ना, एक निश्चित संख्या से आवंटित आयन या अणु से मिलकर के, देखो ये क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है ना। और यहाँ पर अणु देखो, ये हमने NH3 की होल थ्राइस ले ली। तो ये इससे जो बना हुआ जो यौगिक होगा उसे समन्वय मंडल कहेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर यदि हम समझे, इस ब्रैकेट के अंदर जितना है ये समन्वय मंडल है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो यहाँ पर ये देखोगे एक अणु, आयन भी जुड़े हैं, अणु भी जुड़ा हुआ है, इससे किससे, धातु परमाणु से। और इन्होंने क्या किया, एक पूरा क्या बना दिया, समन्वय मंडल बना दिया। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा कोई, साहिल कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, इस समन्वय मंडल बन जाएगा। तो इसे हम समन्वय मंडल कहते हैं, ये है। अब जहां पर भी आपको बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज दिखाई देगी वो समन्वय मंडल होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। कुछ भी दिखाई दे, जैसे मान लीजिए हमने कहा, अच्छा K4 और एक ब्रैकेट लिखा मैंने FeCN की होल 6, इसमें बताओ बेटा समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन है, कौन सा है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है इसमें, आप लोगों को बता दें। K4 FeCN की होल 6 में कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी दिखाई दे रहा है आपको? किसे कहेंगे समन्वय मंडल? इसका मतलब समझ में नहीं आया। जो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है बेटा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ये देखो ये वाला FeCN के O6 बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है ना। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दिया यहाँ पर और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, तो यहाँ पर हमने लिया AG, अभी लिखा था हमने, है ना, AG, और यहाँ पर लेते हैं NH3 के होल ट्वाइस, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं Cl। इसमें कौन से वाले है बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी या समन्वय मंडल, कौन सा है? सर Ag और NH3 की होल ट्वाइस। हाँ बिल्कुल राइट। ये जो बड़े वाले ब्रैकेट है, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जितना भी है ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना। ये Cl को छोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। ऐसे ही देखो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, Cu, और बच्चों से पूछूंगा बेटा, है ना, आरुषि ने बता दिया लेकिन और बच्चे बताएंगे। CuH2 और इसका होल 4 है ना, और इसको हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा, और SO4 कौन सा बेटा, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितना है? और बच्चे बताओ बेटा। इसमें ठीक, ये जो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है ना, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसमें CO हो सकता है, H2 हो सकता है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है ना। ये नहीं होगा, यानी कि समन्वय मंडल का पार्ट कौन सा होगा, इतने से इतना था। क्लियर? तो अब समझ में आए कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हुआ, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होगा, इसके आगे चलते हैं हम, वो है केंद्रीय परमाणु या आयन। जो दूसरा शब्दावली है इसमें, केंद्रीय परमाणु ऑब्लिक आयन। इसको हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंट्रल एटम और आयन, सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन, ठीक है। सेंट्रल एटम और आयन है, तो सेंट्रल एटम और आयन क्या होता होगा,
तो यहाँ पर है, माना जो हमारे पास क्या है, जो हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़े बेटा, क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित जो क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होते हैं, जो निश्चित क्या होंगे, निश्चित अन्य आयनों और समूहों से जुड़ा हुआ हो रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि माना कोई हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि उप सहसंयोजन सत्ता से, मान लीजिए हमने कहा किसी उप सहसंयोजन सत्ता भी कह सकते हैं बेटा इसको, या मंडल से, है ना, मंडल में उपस्थित, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु ऑब्लिक आयन, जो क्या होगा, जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों से हो सकता है बेटा, आयनों ओब्लिक समूहों से एक निश्चित ज्यामिति, स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं ज्यामिति व्यवस्था में या व्यवस्था से जुड़ा होता है, व्यवस्था से जुड़ा होता है। ठीक है, अब उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु या आयन कहा जाता है। जैसे अब इसमें देखो, मान लीजिए हमने लिखा NiCl2 और H2O की होल 4, ये लिख लिया, और इसको हमने क्या किया, ये देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जिसको हम बोल रहे हैं उपसंयोजन सत्ता कह रहे हैं या समन्वय मंडल कह रहे हैं, है ना, यहां से यहां तक। इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होगा, आयन, जो क्या होगा, देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु आयन ये है। अब कैसे पता लगाए, जो किसी क्या होंगे, अन्य आयनों से होगा या समूह से जुड़ा हुआ होगा। देखो ये आयन है, ये आयन है या आयन समूह से जुड़ा हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन एटम होगा, वो क्या होगा, निकेल 2 पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, निकेल 2 पॉजिटिव। इससे बताएंगे हम कैसे कैसे निकला 2 पॉजिटिव, है ना, वैसे आप लोगों को आता है। तो दूसरा वाला यदि हम देखें, यहाँ पर मान लें कोई और कंपाउंड देखते तो उसमें कौन सा हो सकता है, जैसे CO, ठीक है ना, ये कहाँ पर होगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा, जो NH3 की होल 5, ये जो भी होगा, मान लीजिए इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सेंट्रल मेटल आयन, ये कोबाल्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कहाँ है, अंदर बैठा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, लिगेंड क्या होता है। ये पूछा भी गया बेटा, लिगेंड्स जो है 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया, लिगेंड किसे कहते हैं, है ना। तो उसके बाद है लिगेंड्स, और लिगेंड का हिंदी में भी नहीं मुझे मालूम, हिंदी में भी लिगेंड्स ही इसको लिखा जाता है, लिगेंड्स, लिगेंड, है ना, और हिंदी में भी, इंग्लिश, दोनों एक ही चीज है, और ये है लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स क्या होता है ना, और ये पूछा जाता है। इसको कहा जाता है कि एक परमाणु, ये परमाणुओं का समूह होता है जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। ये
कई बार परिभाषा में पूछा गया है ना, एग्जाम में पूछा गया। तो लिगेंड्स क्या हो गए? ये एक परमाणु, इसको याद भी कर लीजिएगा, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह होते हैं, या परमाणु क्या होता है? परमाणु, सॉरी ये गलत हो गया, परमाणु, याद रखें, परमाणुओं का समूह, ठीक है ना, होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति हो, इलेक्ट्रॉन युग्म की, है ना, इलेक्ट्रॉन, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति हो, देने की प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है ना, क्या कहलाते हैं बेटा? लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनमें लिगेंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो लिगेंड्स कहलाएंगे, है ना। और लिगेंड के टाइप भी अलग अलग होते हैं बेटा, अब इनके प्रकार अलग अलग है ना। लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। तो ये इसमें सबसे पहले यदि हम लिगेंड्स को देखेंगे, मान लीजिए हमने लिया, ये देखो K4, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसलिए Fe और Cn की होल 6 लिया। तो लिगेंड्स क्या हुआ? ये हमारे पास क्या था, यहाँ से यहाँ तक था, ये समन्वय मंडल जिसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कह रहे थे, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो अंदर वाला है ये हो गया सेंटर मेटल एटम। और लिगेंड्स क्या हो गया, ये वाला जो बाकी पोर्शन है, ये वाले जो ये बचे हुए इस सेंट्रल मेटल आयन के अंदर, जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जितने भी होंगे 2, 3, 4, 5, है ना, वो सब के सब लिगेंड्स हो जाएंगे। और ये क्या करते हैं, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं इसको। तो ये क्या कहलाएंगे? लिगेंड्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर Cn क्या है? लिगेंड्स है। अब इन लिगेंड्स की अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। यदि हम टाइप देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार देखेंगे तो टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना, टाइप ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के कितने टाइप हो सकते हैं, है ना। तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहले यदि लिगेंड्स को देखेंगे तो ये है उदासीन। कौन सा है? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। अभी बताता हूं, उदासीन एक दंतुक, एक दांत वाला, है ना, दांत से ही पता लग रहा है इसका लिगेंड। यानी कि इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक है। ये आएगा मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब वो एक, मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। देखो ये कैसे है बेटा, एक तो न्यूट्रल है, उदासीन है, या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसमें क्या होगा, पहले इसकी इस जो उदासीन वाला है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। क्या नहीं होगा? कोई आवेश नहीं होगा। चलो अभी बताएंगे। फिर दूसरा वाला, पहले इनको टाइप बता देते हैं ना। दूसरा वाला हमारे पास है ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। देखो बोलेंगे ऋणात्मक। पहले इनको एक एक बार उनके टाइप समझ लेते हैं। ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। है ना, एक दंतुक क्या हुआ बेटा यहाँ पर? फिर ये ऋणात्मक है। कैसे वाला है? ऋणात्मक वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे,
ये आएगा नेगेटिव मोनोडेंटेट, है ना, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा मैं शब्द लिखना होगा, नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो धनात्मक होगा। कैसे होगा? धनात्मक। जो तीसरा टाइप का होगा वो होता है धनात्मक। और यहाँ पर आएगा एक दंतुक लिगेंड, है ना, एक दंतुक। यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव होगा और ये आएगा मोनोडेंटेड। देखो बेटे तीनों क्या है, ये तीनों को यदि देखोगे तो ये मोनोडेंटेड है, जिनमें एक दंतुक है, जिनमें केवल क्या है? एक दंतुक। जो हमारे पास हमने कहा यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं, यहाँ पर देखोगे लिगेंड्स के जो टाइप हैं, ये तो अभी जो हमने पढ़ रहे हैं एक टाइप किसके हैं? ये मोनोडेंटेड है ना, यूनिडेंटेड लिगेंड। लिगेंड्स के इससे पहले प्रकार हैं, देखो यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ये जिसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको एकल दंतुक लिगेंड्स। ये कैसे है? एकल दंतुक है। कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? एकल दंतुक लिगेंड्स। चलो पहले इसे समझ लेते हैं। एक मिनट है, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो यदि हम सिंपल देखेंगे तो कौन कौन से हो गए लिगेंड का, यदि पार्ट देखते हैं तो जो मेनली होते हैं वो कितने प्रकार के लिगेंड्स होंगे। चलो मैं इससे बता देता हूं आपको। एकल दंतुक, एकल दंतुक लिगेंड, है ना, इसको क्या बोलेंगे? यूनिडेंटेड, जिसमें क्या होगा? यूनिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना, यूनिडेंटेड लिगेंड्स हो गया। दूसरा यदि देखेंगे, दूसरा टाइप का होगा, ये इसके तीन पार्ट थे जो हमने यहाँ पढ़ा, है ना, उदासीन वाला, ऋणात्मक वाला और धनात्मक वाला। और दूसरा जो होगा ये बाइडेंटेड होगा, जिसमें द्विदंतुक बोलते हैं इसको, है ना, द्विदंतुक, यानी कि इसमें क्या होगा? द्विदंतुक लिगेंड्स हो गया, यानी कि इसको बोल देंगे बाइडेंटेड, बाइडेंटेड और ये आएगा लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स। ये कौन सा है? द्विदंतुक लिगेंड्स हो गए। फिर जो तीसरे प्रकार का होगा वो कौन से हो सकते हैं? इसमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स होंगे बेटा। त्रिदंतुक लिगेंड्स ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे लिगेंड्स की परिभाषा मैंने बताया, ऐसे ही क्या होंगे? त्रिदंतुक। यहाँ पर क्या होंगे? त्रिदंतुक। क्या होंगे? त्रिदंतुक। कोई कुछ बोलना चाह रहा बेटा? हम कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये आ जाएगा बेटा त्रिदंतुक। कैसा आएगा? त्रिदंतुक, ठीक है ना, त्रिदंतुक। यहाँ त्रि है लिखा हुआ है, त्रिदंतुक। तो यहाँ पर आएगा ट्राइडेंटेड, लिगेंड्स हो गया, है ना, त्रिदंतुक लिगेंड्स हो गए ये हमारे पास। उसके बाद चतुर्थ, ये अलग अलग प्रकार के, त्रि हो गया, फिर टेट्रा हो गया, है ना, चतुर्दंतुक हो गया, पंचदंतुक हो गया, छह दंतुक हो गया। ये अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें क्या है? एक उभय दंतुक लिगेंड होता है, ठीक है ना। और कैसे होगा? उभय दंतुक लिगेंड। तो ये 5-6 प्रकार के हैं। इनको थोड़ी सी एक बार मैं बता देता हूँ बेटा कि यूनिडेंटेड, जिसको हम बोल सकते हैं एक दंतुक, क्या हुआ? तो एक दंतुक लिगेंड्स में क्या होता है? जो पहला वाला है ये थोड़ा इसी से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिगेंड्स क्या होगा? इनमें केवल क्या होगा? एक दाता परमाणु होगा। इनमें केवल क्या होता है? एक दाता परमाणु होता है, जो क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास है साइनाइड है,
तो साइनाइड के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या हो गया, यूनिडेंटेड। लेकिन ये यूनिडेंटेड हो गए, लेकिन यूनिडेंटेड कितने प्रकार के होते हैं, पुनः उदासीन वाला है, ऋणात्मक है, धनात्मक है ना। तो ये अलग अलग। तो ये क्या आ गया, Cn क्या हो गया, यूनिडेंटेड हो गया। और जैसे मान लीजिए और क्या हो सकता है यूनिडेंटेड में, सीरन हो गया, फ्लोराइड आयन हो गया, देखो इसमें एक ही है, क्लोराइड आयन हो गया, इसमें भी एक ही होगा, है ना, ब्रोमाइड आयन है, ये सारे के सारे इनके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। OH माइनस आयन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। H2O है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता बेटा, है ना, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, उसके बाद NO2 हो गया, ये एक ही से जुड़ेगा, है ना। ये सारे के सारे क्या है, यूनिडेंटेड है। अब बाइडेंटेड में क्या हो सकता है, जिनके पास क्या हो सकते हैं, दो हो, दो उससे जुड़ते हो, डबल वुड बॉन्ड से जुड़ टाइप के से जुड़ते हो। जैसे मान लीजिए सपोज है ऑक्सलेट है, देखो ऑक्सलेट आयन क्या हो सकता है, देखो COO एंड CO, देखो इसके पास दो जगह से, देखो बेटे यहां से भी यहां से भी जुड़ सकता है ना। या इथाइलिन डायमीन हो, तो इथाइलिन डायमीन क्या हो सकता है, देखो CH2 है एंड CH2 है, और डायमीन है ना, देखो NH2 यहां से भी और NH2, ये उदासीन वाला है, लेकिन यहाँ से भी दे सकता है बेटे इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी दे सकता है। तो ये दो जगहों से इसको इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। ये एक ही, देखो ये एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, है ना, और एक ही बॉन्ड बनाएगा उससे। यहाँ पर क्या है, ये दो बॉन्ड बना सकते, देखो ये यहाँ से यहाँ से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बाइडेंटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दाता परमाणु दो उपस्थित होते हैं इसमें, ठीक है ना। तीसरा यदि देखेंगे ट्राइडेंटेड, जिसमें तीन जगह से वो क्या दे सके, उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके, है ना। डाइन्स होते हैं, डाइन्स को यदि देखेंगे तो यहाँ पर डाइन्स किस प्रकार से आएंगे, NH हो गया, यहाँ पर एक ही हो गया, एक तो ये देगा ये वाला, फिर इसके बाद CH2 है, फिर CH2 है, यहाँ भी CH2 है, और यहाँ भी CH2, तो ये CH2 वाले नहीं देंगे। अब कौन देगा, देखो NH2, और यहाँ भी आएगा NH2, तो एक NH2 हो गया, एक NH2 हो गया, एक NH हो गया, ये तीन जो है क्या करेंगे, उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको डाइन्स बोलते है ना। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएगा, टेट्रा कहलाएगा। जो 5 देगा उसको पेंटाडेंटेड कहेंगे, जो 6 देगा उसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड। तो ये अलग अलग संख्याओं के आधार पर जो जितने क्या देगा। और उभय दंतुक लिगेंड्स क्या कहते हैं, जिसको उभय कहा जाता है, न्यूट्रल, है ना। एमरफेटिक्स, जिसमें क्या होगा, क्या कह सकते हैं, जैसे साइनाइड दोनों तरफ से देता हूं। अब उभय दंतुक क्या हुआ बेटा, जो दोनों साइड से, देखो ये साइनाइड, जब मान लीजिए हमने साइनाइड लिया, है ना, तो इस पर यहां से देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये C से भी दे सकता है और N से भी दे सकता है, इसके पास N के पास भी है, तो इसको बोलते हैं उभय दंत, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, उभय दंतु। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या है, लिगेंड्स है बेटा, है ना। इनमें पहले लिगेंड्स की परिभाषा, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड तक आप लोग इनको पढ़ना, और एक क्या आएगा इसमें, उभय दंतुक लिगेंड्स। ये क्या है बेटा हमारे पास लिगेंड्स के बारे में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो टर्मिनोलॉजी हो गई इसकी, जो शब्दावली थी, ठीक है ना। इसमें कुछ और भी हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय मंडल हमने बता दिया आपको, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ चीजें सीखेंगे, जैसे एक तो सीखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना, ठीक है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, और इनके IUPAC नेम कैसे होंगे, है ना। होमोलेटिक, हेट्रोलेटिक, ये किस प्रकार के शब्दावली, तो इनको हम कल